हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं बीटाट्रॉन या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेलरेटर। इससे पहले जो हमने एक्सेलरेटर किया था दैट वाज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की मेजर लिमिटेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो वो रिलेटिविस्टिक जो इंक्रीज़ है उनके मास में बहुत लो एनर्जी पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल से अगर उनकी एनर्जी 10 केवी से ग्रेटर होता है तो वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स को हम बहुत ज़्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम किया D.W. Kirst at the University of Illinois in the USA, and in 1940 he devised an instrument called Betatron. Okay, so D.W. Kirst, I will write this once for you. D.W. Kirst in 1940. So he devised Betatron. इन्होंने 1940 में बीटाट्रॉन डिवाइस किया था। ये टोटली इंस्ट्रूमेंट अलग ही इंस्ट्रूमेंट था प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए एट क्वाइट हाई एनर्जीज। अब क्योंकि बीटा पार्टिकल कह लो या फिर उन्हें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कह लो, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इनकी एनर्जी मास बहुत कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये रिलेटिविस्टिक रीजन में पहुंच रहे थे। और अगर हम बीटाट्रॉन का यूज़ करें, सो बीटाट्रॉन का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स को हम मैक्सिमम 300 MeV एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट हाई। अगर इससे पहले वाले जो इंस्ट्रूमेंट थे वो ज़्यादा तक एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, रिलेटिविस्टिक रीजन में। इसमें बीटाट्रॉन की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसे साइक्लोट्रॉन से अलग करती है। वन थिंग इज़ कि वहाँ हमने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था जिसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही थी, जिस वजह से क्या था, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा था। नाउ दिस वन थिंग कीप इन माइंड दैट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटली एलिमिनेटेड हेयर। यहाँ पे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन में कांस्टेंट था, उस वजह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था, वो सर्कुलर मोशन में थे। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा लाइक ट्रांसफार्मर, और उस इंड्यूस ईएमएफ वो क्या करेगी? एक्सेलरेशन का काम करेगी। और जो सर्कुलर ऑर्बिट है पहले किस तरह का आ रहा था? स्पाइरल शेप। जैसे जैसे क्या हो रहा था कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, उसके ऑर्बिट की रेडियस यूं बढ़ती जा रही थी, तो हमें बहुत हाई डायामीटर का साइक्लोट्रॉन नीडेड था। बट इन द केस ऑफ बीटाट्रॉन ये स्पाइरल ऑर्बिट ना होके ऑर्बिट रहेगा कांस्टेंट रेडियस का। इसका शेप भी रिड्यूस हो रहा है। ये दो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। उसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उनको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। स्टिल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, बट द डिफरेंस इज कि साइक्लोट्रॉन में आपका जो पाथ है वो हेलिकल है, स्पाइरल शेप, और यहाँ बीटाट्रॉन में क्या है? कांस्टेंट रेडियस का है। यहाँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो बेसिक डिफरेंस है साइक्लोट्रॉन और बीटाट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन का हम यूज़ नहीं कर सकते चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के लिए, बट बीटाट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं लाइट चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल। सो बीटाट्रॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बोला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर produces an induced current, और you can say EMF in the secondary। अब सबने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी हुई है कि अगर ट्रांसफार्मर के एक कॉइल में करंट पास करते हैं तो वो सेकंड कॉइल में EMF इंड्यूस होगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वो फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से इंड्यूस करंट होता है सेकेंडरी कॉइल में। बीटाट्रॉन में भी कंसिडर, बीटाट्रॉन को आप ट्रांसफार्मर कंसिडर कर सकते हो जिसमें सेकेंडरी कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन moving in a circular orbit due to magnetic field in a donut shaped vacuum chamber। अब ये क्या चीज़ होती है डोनट शेप? डोनट आप सभी ने खाया होगा,
अगर बहुत लोगों ने नहीं खाया या नहीं देखा, सर्कुलर रिंग सभी ने देखी है, या फिर अगर इसका इंडियन वर्जन देखो तो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, दैट इज़ मेदू वड़ा या वड़े, जिसमें बीच में होल होता है। सो एनीथिंग जिसकी डिश टाइप शेप हो या डोनट साइड लाइक दिस। सो दिस इज़ योर बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन की ये शेप होती है। इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंडरी कॉइल क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो मोशन में है, और क्योंकि अप्लाइड फील्ड बदल रहा है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे। वन मोर थिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर हु आर एनरोल्ड इन द जीजेयू, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से जो एनरोल्ड है स्टूडेंट, उनके सिलेबस में बीटाट्रॉन नहीं है, बट सम हाउ देयर सिलेबस इंक्लूड्स सिंक्रोट्रॉन। और सिंक्रोट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीटाट्रॉन। सो इसीलिए मैं आपको बीटाट्रॉन करा रही हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं हम जाएंगे। इसका बेसिक प्रिंसिपल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी सिंक्रोट्रॉन समझ आएगा। सो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखो यहाँ एक चैम्बर है सीसी, ये सीसी लिखा है। सो ये इस तरह होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि डोनट शेप होता है इस तरह। सो इसके अंदर एक यहाँ कहीं डोनट है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, देखो ये डोनट यहाँ और यहाँ, ये तीनों एक प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है परपेंडिकुलर। पहले मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, अब वो कांस्टेंट नहीं रहा। ओके, सो हियर दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रॉन गन का हम यहाँ यूज़ करते हैं। सो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए फिलामेंट टैप के थ्रू। ओके, सो थर्मोनिक एमिशन होगा, फोकसिंग रीड होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये सब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट कैसे होते हैं, बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स को हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, चेंजिंग है। सो इस तरह का अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स को हम इंजेक्ट करेंगे दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शुरू होता है इंक्रीज होना, या फिर पॉजिटिव फील्ड शुरू होता है। सो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड टेंजेंशियल टू द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विच गिव्स एडिशनल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सेलरेट्स देम। सेकेंड थिंग, radial force is produced whose direction is perpendicular to the direction of velocity, which provides necessary centripetal force of acceleration to keep the electrons moving in circular orbit. So alternating जो magnetic field लगाया हमने, फिर से डायग्राम दिखा दो। ये देखो, ये मैग्नेट है, ये इस तरह से ये रहा आपके पास, these are magnets, ये मैग्नेट है, और ये डोनट शेप हमने हाफ व्यू दिखा रखा है। ये डोनट शेप चैम्बर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ शो की हुई है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स को एक बार इसके अंदर एंटर कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यू मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ना ही उसकी इंटेंसिटी सेम। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है इस जगह, सी है, इसको एनलार्ज कर दिया है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सेकेंडरी उसका काम कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल का। प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड है, तो इस वजह से ईएमएफ चेंज होती है। ईएमएफ चेंज होने का क्या मतलब है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। बट साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा डोनट है, इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहे, इसके अंदर। सो फील्ड को या इलेक्ट्रॉन को कॉन्टीन्यूसली एक ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए हमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वो यहाँ से आए। सो अब मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के काम कर रहा है। एक तो उसको सर्कुलर पाथ में रख रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, और वो चेंजिंग है, चेंजिंग की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ रही है। हर एक राउंड पे वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करता जा रहा है। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी कर रहा है, उससे एनर्जी भी गेन हो रही है, और साथ साथ रेडियस भी कांस्टेंट है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगर चेंजिंग है तो रेडियस कांस्टेंट कैसे है? सो लेट्स सी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। क्या ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है, देखो डोनट शेप है, ये हमने यहाँ दिया। मैग्नेट इसके ऊपर होते हैं, वो शो नहीं किया हुआ है, सिर्फ बीटाट्रॉन का डायग्राम शो है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ डोनट शेप होता है इस तरह, ये शो किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द डोनट शेप।
ये जो डैश डैश में है ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, यहाँ से इंजेक्टर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू। फिर ये फिलामेंट है, इसको हीट करता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है चेंजिंग, जिस वजह से ये सर्कुलर मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन का पाथ है। वैक्यूम, ये सारा का सारा काम हाई वैक्यूम में होता है, क्योंकि अगर कोई और पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर हुआ तो इलेक्ट्रॉन उससे स्कैटर हो सकते हैं। सो जैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन एक सफिशिएंट वेलोसिटी तक पहुंच गए, तो हम यहाँ पे एक तरह से एक कह लो कि एक सडन पोटेंशियल या RF फ्रिक्वेंसी लगाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास से डेविएट होके टारगेट को हिट कर देता है। यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक्सेलरेटिंग फील्ड है, एक्सेलरेटिंग फील्ड है, उसका सिर्फ 1/4 टाइम पे इज़ योर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, 1/4 टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और यहाँ पे हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, और ये जो बाकी वेव है दिस 3/4 वेव इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, सिर्फ इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स इंड्यूस्ड EMF स्टार्टिंग इंक्रीज करना शुरू कर रही है गिवन डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रॉन अगर एक गिवन डायरेक्शन में इस तरह सॉरी दिस इज़ नॉट द हेलिकल पाथ, कांस्टेंट रेडियस है, यूँ रिवॉल्व करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में, क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता जा रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली इट्स इंक्रीजिंग स्पीड। बट जैसे ही यहाँ पे ये मैक्सिमम पहुँचा उसके बाद डिक्रीज करना है, तो इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड EMF चेंज होना शुरू होगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज होगी। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट पे आते ही बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये आ गई तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीरे धीरे कम होगी। ये नेगेटिव में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में रिवॉल्व करना शुरू होगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अनवांटेड। सो बीटाट्रॉन में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इस पीरियड के अंदर रिवॉल्व कराना है, और इस पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट 10⁴ टाइम्स टर्न्स ले लेता है इसके अंदर, और काफ़ी हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट हो जाता है। अब इसकी थ्योरी देखिए, मैंने कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इंड्यूस्ड EMF होती है, और उस इंड्यूस्ड EMF से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। नाउ सी हाउ। सो हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, उसके साथ ही ये कंडीशन हम लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट रेडियस का होना चाहिए, उसका पाथ कांस्टेंट होना चाहिए। सो वो पॉसिबल कैसे है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ जो फिक्स रेडियस का है उसमें मूव कर रहा है? सो सी हाउ। सो द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे निकालते हैं? फैराडेज लॉ से, एंड E इज इक्वल्स टू d∅/dt। फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ एनी इंस्टेंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किट, एंड द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन एज, वर्क डन कैसे होता है? चार्ज इनटू EMF, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? E, EMF इंड्यूसेस d∅/dt, एंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में एवरेज फोर्स क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वर्क डन इज हेयर E d∅/dt, डिस्टेंस इज वो सर्कुलर पाथ में है, दिस सर्कल में पूरा डिस्टेंस कितना होता है? इसकी सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr। सो इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सो नेसेसरल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r, दैट शुड बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? BQV sin थीटा, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। थीटा इज 90 डिग्री, सो sin 90 इज 1, so BQV, Q is charge on electrons, so this is BeV, okay. So now see mv is equals to ERB, यहाँ से सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड mv is your p क्या होता है? मोमेंटम। सो मोमेंटम गेन इज ERB, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, सो dp/dt करेंगे। E कांस्टेंट है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सो ERd/b/dt फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, so F is equals to dp/dt, or you can say ERdv/dt. So by comparing equation 1 and 2, let's see where is equation 1. This is equation 2 and equation 1 is of force.
दोनों इक्वेशन से हमारे पास फोर्स आ गया, एक वर्क ओवर डिस्टेंस है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे यू विल गेट ई डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई 2πr इज इक्वल टू ई आर डी बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी को हम बी की टर्म में ले 2πr² डी वी बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी इज टू कॉन्स्टेंट है पार, डी बाई डी टी πr² बी। बी क्या है? एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, फाई इज टोटल फ्लक्स लिंक विद ऑर्बिट। सो πr² क्या होता है? एरिया ऑफ द ऑर्बिट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज इक्वल्स टू πr² बी, और इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली एरिया ऑफ ऑर्बिट होता है πr² बाई डी टी। सो डी बाई डी टी इज इक्वल्स डी बाई डी टी πr² एवरेज बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी बाई डी टी πr² बी। ये क्या है? फ्लक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं? फ्लक्स इज इक्वल्स टू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। बी के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट इज एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो फ्लक्स लिंक विद इज गिवन एज एरिया इंटू एवरेज मैग्नेटिक फील्ड। एरिया है πr², यहाँ पे फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, डी बाई डी टी πr² बी, बार इज इक्वल्स टू 2 डी बाई डी टी πr² बी। ओके, सो बी बार इज 2b। सो दिस इज नॉन एज बीटाट्रॉन कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इवन दो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग तब भी वो मूव करता है कांस्टेंट रेडियस के ऑर्बिट में। सो दिस इज नॉन एज बीटाट्रॉन कंडीशन और फ्लक्स कंडीशन। द रिलेशन शोज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज ऑलवेज ट्वाइस दैट इट हैव बीन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर यूनिफॉर्म। या फिर ये कह सकते हो कि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड ओवर द स्पेस एंड क्लोज बाय द ऑर्बिट इज ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑर्बिट। मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में होना चाहिए दैट इज हाफ ऑफ द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एवरेज मैग्नेटिक फील्ड जो ओवरऑल है दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन। या फिर ये कह सकते हो कि जो फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड दैट बी शुड बी स्ट्रॉन्गर एट सेंटर, और जैसे जैसे उसकी तरफ जाओगे आउटर की तरफ इट शुड बी डिक्रीजिंग। और इसी चीज़ का लिंक करके ये डायग्राम एक बार आप दोबारा देखें बीटाट्रॉन का, जहाँ पे फ्लक्स लाइंस इसी है, यहाँ पे ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स ये सब शो किया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो सेंटर में स्ट्रॉन्ग है, और ये शेप इसकी इसीलिए डिज़ाइन की गई है इस टाइप की शेप, ताकि एवरेज मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट शुड बी द ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस। ओके, सो ये बीटाट्रॉन की कंडीशन थी, फ्लक्स कंडीशन। मोस्ट ऑफ द बीटाट्रॉन जो है 60 हर्ट्ज AC सोर्स पे ऑपरेट करते हैं। मैग्नेट और लार्ज इंडक्शन होता है। सो 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटाट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड सिर्फ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए होता है ड्यूरिंग 1/124 ऑफ द सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन एक रिवोल्यूशन में एनर्जी कितनी गेन करता है? 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी गेन कर लेता है। सो 25,000 रेवोल्यूशन ले लेता है 1/250 ऑफ द सेकेंड। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 350 टन बीटाट्रॉन को कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, और उन्होंने उसे यूज़ किया था एज अ सोर्स ऑफ पेनिट्रेटिंग एक्स रे, क्योंकि हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल है किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? आपके पास एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। सो बेसिकली आपको बीटाट्रॉन में जो ध्यान देने वाली चीज़ है दैट इज़ बीटाट्रॉन कंडीशन, और किस तरह से करंट इंड्यूस हो रहा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल एंड ऑल दैट। ओके, सो बीटाट्रॉन आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, बट आपको बेसिक कंसिडरेशन करनी है कि किस तरह से फील्ड आता है, कैसे वो प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली अप्लाइड फील्ड जब हमारे पास आ रहा है, इसमें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी हम हेल्प लेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दो काम कर रहा है। जो फर्स्ट है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, प्राइमरी कॉइल तो हम यूज़ करेंगे, ये ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है बीटाट्रॉन। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस करता है, और सेकेंडरी कॉइल में अब हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉइल ना होके क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लो कि जब मूवमेंट होती है तो करंट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन की मोशन को इफेक्ट करेगा, और उसी चीज़ में जो करंट फ्लो कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ हो रही है, सो वो दैट इज सपोर्टिंग इन द वे कि वो उसको एक्सेलरेट कर रही है। ओके, सो इस फिनोमेना का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोट्रॉन करेंगे जिसमें बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल यूज़ होगा और जो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन थी वो ओवरकम होगी।